Jai Jinendra, all of you. Welcome to the ninth class of Auditing and Assurance of CA Inter. Hope you have watched the earlier classes and learned the topics covered therein. So, continuing with chapter number 11, Audit Reports. लास्ट क्लास में हम लोग एलिमेंट्स ऑफ अनमॉडिफाइड रिपोर्ट देख रहे थे. हम लोग गोइंग कंसर्न की ऑडिट मैटर्स, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख चुके थे. अगला पॉइंट हमारे सामने आ रहा है अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. सो नाइन्थ हेड इज अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. मतलब ऑडिटर ने अभी तक जो ऑडिट करी है उसके बेसिस पे उसने उसका ओपिनियन दे दिया. ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने डिस्कस करी, लेकिन उसको लॉ रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली भी कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, जैसे कि कारो रिपोर्टिंग हो गई, या फिर अगर हम लोग जब कंपनी ऑडिट पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे 143(3), 143(1) की रिपोर्टिंग भी होती है. तो अगर उसको ऑडिटर को इन पे भी रिपोर्ट करना है तो उसको हेड देना पड़ेगा एक और, रिपोर्टिंग ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, और उसके अंदर उसको ये वाली रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी. अब यहाँ पर एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है कि अगर ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑन मैटर्स अदर देन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि अभी तक हमने जो रिपोर्टिंग करी है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, लेकिन कोई और मैटर्स हैं अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उन पर भी ऑडिटर को रिपोर्ट करना है, तो उसको फिर दो हेड्स में ऑडिट रिपोर्ट को बांटना पड़ेगा. जो हम लोगों ने थर्ड पॉइंट में देखा था ओपिनियन सेक्शन, तो वहाँ पर उस ओपिनियन सेक्शन के ऊपर हम लोग लिखेंगे रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और उसके बाद वो जो ऑडिट रिपोर्ट है वो तो वहीं पर ही खत्म हो जाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली. उसके बाद अलग हेड देंगे रिपोर्ट ऑन अदर मैटर्स. तो इट शुड बी गिवन फॉर ओपिनियन सेक्शन टू ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेक्शन. उसके बाद आता है 10th हेड सिग्नेचर का. यहाँ पर ऑडिटर का पर्सनल नाम, उसका फर्म का नेम, साथ के साथ ही मेंबरशिप नंबर उसका भी, और फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा. उसके बाद 11th पॉइंट आता है 11th हेड प्लेस, जहाँ पर कि ऑडिट रिपोर्ट जहाँ पे साइन हुई है उस सिटी का नाम आएगा. उसके बाद 12th हेड आता है डेट. तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि ऑडिट एविडेंस जो उसने कलेक्ट करे हैं उसकी डेट है, उससे अर्लियर डेट पे ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं हो सकती है. तो यहाँ पर एक पॉइंट डेट में ये ध्यान रखने वाला है. उसके बाद यहाँ पर हम लोगों का ऐसे 700 के अकॉर्डिंगली ऑडिट रिपोर्ट ख़त्म होती है. ऐसे 700 बताता है ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट, जो कि कॉमन है. अब हम लोगों ने ऐसे 700 में ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट पढ़ा, प्लस साथ के साथ ही हम लोगों ने अनमॉडिफाइड रिपोर्ट पढ़ी. अब हम लोग मॉडिफाइड रिपोर्ट पढ़ेंगे. मॉडिफाइड रिपोर्ट में जो हमने ऑडिट रिपोर्ट पढ़ी है अभी तक, इसमें जो चेंजेस है वो 705, 706 में कवर है, लेकिन रिपोर्ट का फॉर्मेट सेम रहेगा. तो अब हम लोग चलते हैं मॉडिफाइड रिपोर्ट के लिए. मॉडिफाइड रिपोर्ट दो कैटेगरीज में होती है. एक तो पहली जो कि मैटर्स दैट डू अफेक्ट द ऑडिट ओपिनियन. मैटर्स दैट डू अफेक्ट द ऑडिट ओपिनियन मतलब जैसे कि बेस्ड ऑन द ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर नॉट फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट. मतलब कि जो ऑडिट एविडेंस उसे मिले हैं उसके बेसिस पे उसे लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो फ्री नहीं है मटीरियल मिसस्टेटमेंट, मतलब उसमें कुछ मटीरियल मिसस्टेटमेंट है, या फिर ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिलते हैं, तो उस केस में उसका ऑडिट ओपिनियन तो इफेक्ट होगा. तो ये वाली कैटेगरी हो गई मैटर्स दैट डू अफेक्ट द ऑडिट ओपिनियन. अब यहाँ पर वो 3 तरीके की रिपोर्ट इशू कर सकता है: क्वालिफाइड रिपोर्ट, एडवर्स रिपोर्ट और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. उसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है मैटर्स दैट डू नॉट अफेक्ट द ऑडिट ओपिनियन. मतलब कि यहाँ पर उसको ऑडिट जो उसने करी उसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एकदम करेक्ट है, लेकिन उसको और कुछ भी डिस्क्लोज करना है और कुछ भी हाईलाइट करना है फॉर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए. तो फिर उस केस में उसकी रिपोर्ट तो मॉडिफाई होगी, क्योंकि वो कुछ एक्स्ट्रा एम्फेसाइज करेगा. तो उस केस में रिपोर्ट तो मॉडिफाइड है, लेकिन ओपिनियन तो अनमॉडिफाइड ही रहेगा. तो यहाँ पर 2 तरीके की रिपोर्ट इशू होती है, विद एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा, विद अदर मैटर पैरा. अब जो हम लोगों की मैटर्स दैट डू अफेक्ट द ऑडिट ओपिनियन में 3 रिपोर्ट्स थी, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर, ये ऐसे 705 में कवर है. और मैटर्स दैट डू नॉट अफेक्ट द ऑडिट ओपिनियन विद एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा, विद अदर मैटर पैरा, ये ऐसे 706 में कवर है. तो अब हम लोग ऐसे 705 पढ़ेंगे. ऐसे 705 मॉडिफाइड ओपिनियन, मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट. तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि मॉडिफाइड ओपिनियन जो होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं. क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर तो पढ़ा है, लेकिन कब कौन सी इशू करनी है ये देखना है. तो यहाँ पर एक टर्म यूज़ होगी बार बार, परवेसिव. परवेसिव का मतलब होता है कि जो कोई ऐसी चीज़ जो कि पूरे फाइनेंशियल, मतलब कि कोई ऐसी ट्रांजैक्शन या कोई ऐसा इवेंट जो कि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल को इम्पैक्ट कर रहा है, तो वो हो गया परवेसिव ट्रांजैक्शन. तो यहाँ पर 2 कैटेगरीज हैं
एक ट्रांजैक्शन जिसका कोई परवेसिव इफेक्ट नहीं है, दूसरा ट्रांजैक्शन जिसका परवेसिव इफेक्ट है। तो अगर मटेरियल मिस स्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, मतलब कि कोई गड़बड़ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जिसका कि कोई परवेसिव इफेक्ट नहीं है, तो ठीक है, मतलब कि एक ही जगह गलती है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है ऐसे, तो उस केस में वो क्वालिफाइड ओपिनियन देगा। लेकिन अगर मटेरियल मिस स्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और उसका परवेसिव इफेक्ट मतलब कि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं, तो उस केस में वो एडवर्स ओपिनियन देगा, क्योंकि इसका मतलब गड़बड़ ज़्यादा लेवल पे। उसके बाद दूसरा केस आता है कि ऑडिटर नॉट एबल टू कलेक्ट द ऑडिट एविडेंस फॉर मटेरियल ट्रांजैक्शन। मटेरियल का मीनिंग हम लोगों ने पुरानी क्लास में देखा था कि मतलब ऑडिटर का जजमेंट होता है कि वो एक लेवल सेट करता है, एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं मटेरियल मतलब बेंचमार्क लेवल सेट करता है कि इससे ऊपर के ट्रांजेक्शन जो होंगे वो मटीरियल होंगे। तो ऑडिटर नॉट एबल टू कलेक्ट ऑडिट एविडेंस फॉर दैट मटीरियल ट्रांजेक्शंस, और साथ के साथ जो उसको ट्रांजेक्शन का ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है वो उनका कोई परवेसिव इफेक्ट भी नहीं है, तो ठीक है फिर चल जाएगा। लेकिन गड़बड़ तो है कहीं ना कहीं, वो अनमॉडिफाइड रिपोर्ट तो दे नहीं सकता, तो इस केस में वो क्वालिफाइड रिपोर्ट देगा। लेकिन दूसरा केस आता है कि ऑडिटर जो है वो एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाया मटेरियल ट्रांजैक्शंस के लिए, साथ के साथ ही वो जो ट्रांजैक्शन था जिसका उसको एविडेंस नहीं मिला वो उसका परवेसिव इफेक्ट है, मतलब वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट कर रहा है, तो उस केस में उसको फिर एविडेंस तो मिला नहीं, तो वो डिस्क्लेम करेगा ओपिनियन, मतलब कि डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन रिपोर्ट इशू करेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग ऐसे अगर शॉर्ट में याद रखें तो मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसका कोई परवेसिव इफेक्ट नहीं है या फिर ऑडिटर को एविडेंस नहीं मिले लेकिन कोई परवेसिव इफेक्ट नहीं है, कुल मिला के अगर कोई परवेसिव इफेक्ट नहीं है तो उस केस में क्वालिफाइड रिपोर्ट इशू करेगा। लेकिन अगर मटेरियल मिस स्टेटमेंट है और परवेसिव इफेक्ट है तो एडवर्स, मटेरियल मिस मतलब कि उसको एविडेंस नहीं मिले और परवेसिव इफेक्ट है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अल्टीमेटली आपको ये याद रखना है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन तब इशू होता है जब आपको एविडेंस भी नहीं मिले और उसका परवेसिव इफेक्ट है। तो हम लोग अगर इसको शॉर्ट में देखें इनकी डेफिनेशंस, तो क्वालिफाइड ओपिनियन की डेफिनेशन बोलती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिस स्टेटेड बट डू नॉट हैव अ परवेसिव इफेक्ट ऑफ सच मिस स्टेटमेंट्स, या फिर दूसरी लैंग्वेज में बोले तो मतलब कि दो पॉइंट है, क्योंकि क्वालिफाइड दो केसेस में इशू हो सकती है, एक तो उसको एविडेंस मिला हो लेकिन उसका परवेसिव इफेक्ट नहीं हो, और या फिर उसे एविडेंस ही नहीं मिला हो लेकिन उसका कोई परवेसिव इफेक्ट नहीं है। तो ऑडिटर इज नॉट एबल टू कलेक्ट द सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस फॉर द ट्रांजैक्शंस दैट आर मटीरियल बट डू नॉट हैव अ परवेसिव इफेक्ट ऑफ सच मिस स्टेटमेंट्स, तो इस केस में वो क्वालिफाइड ओपिनियन देगा। उसके बाद एडवर्स ओपिनियन केवल एक केस में आता है, मटीरियल मिस स्टेटमेंट है साथ के साथ ही परवेसिव इफेक्ट है, तो इट इज इशूड व्हेन द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट एविडेंस कलेक्टेड financial statements are misstated and such misstatements are material with pervasive effect, तो उस केस में वो एडवर्स ओपिनियन इशू करेगा। उसके बाद तीसरी कैटेगरी आती है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, जहाँ पर कि उसको ऑडिट एविडेंस भी नहीं मिले, साथ के साथ ही जो नहीं मिले एविडेंस जो ट्रांजैक्शन था उसका परवेसिव इफेक्ट था। तो इट इज इशूड व्हेन द ऑडिटर नॉट बीइंग एबल टू कलेक्ट अप्रोप्रिएट एविडेंस फॉर द ट्रांजैक्शंस दैट आर मटीरियल एंड हैविंग अ परवेसिव इफेक्ट, तो उस केस में वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इशू करेगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने ये तो पढ़ा कि ये कब कब इशू होती है। अब हम लोगों ने जो 700 की ऑडिट रिपोर्ट पढ़ी थी उसमें हम लोगों को कहीं कहीं चेंजेस करने पड़ेंगे इन रिपोर्ट्स, मतलब अगर वो एडवर्स डिस्क्लेमर या क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहा है तो वो जो हमने रिपोर्ट पढ़ी थी उसमें कहीं कहीं जो पॉइंट्स है जैसे कि ओपिनियन सेक्शन चेंज होगा, बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन चेंज होगा, तो अब हम लोग वो चीज़ पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पर क्या चेंज होगा। तो सबसे पहला तो पॉइंट जो ओपिनियन सेक्शन थर्ड पॉइंट पढ़ा था हमने, तो वहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले अनमॉडिफाइड ओपिनियन लिखा था जब हम लोग 700 वाली रिपोर्ट अनमॉडिफाइड रिपोर्ट दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर मॉडिफाइड रिपोर्ट है तो यहाँ पर ओपिनियन सेक्शन की हेडिंग क्या आ जाएगी, क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो वर्डिंग्स क्या होंगे ओपिनियन सेक्शन में, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ। अब यहाँ पर क्या हेडिंग, यहाँ पर क्या लाइंस यूज होंगी, क्वालिफाइड ओपिनियन जब एक्सप्रेस करेगा तो एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ द मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ। क्योंकि यहाँ पर परवेसिव इफेक्ट तो था ही नहीं, तो बच्चे उस गलती को छोड़ के बाकी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो एकदम करेक्ट हैं, इसलिए लिखा है एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन, जो कि फोर्थ पॉइंट में कवर थे। उसके बाद आता है एडवर्स ओपिनियन। एडवर्स ओपिनियन की लाइन्स यूज होगी इन ऑडिटर्स ओपिनियन बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन। क्योंकि हम लोग जो ये ओपिनियन दे रहे हैं इसका रीज़न तो हम लोग बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन में ही बताते हैं, तो उसका रेफरेंस देना है हमें। इन ऑडिटर ओपिनियन बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव नॉट बीन प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ, क्योंकि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही गड़बड़ है, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन का इफेक्ट परवेसिव था।
उसके बाद तीसरा आता है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। इसमें क्या देंगे, इसमें तो हमें ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिले थे, तो बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन, मतलब वहाँ का रेफरेंस दिया, द ऑडिटर हैज नॉट बीन एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर ऑडिट ओपिनियन, मतलब वो ऑडिट ओपिनियन ही नहीं दे सकता है ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अकॉर्डिंगली नो ओपिनियन इज बीइंग एक्सप्रेस्ड। उसके बाद हम लोग अब चलते हैं बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन में क्या चेंजेस होंगे। सबसे पहले तो हेडिंग चेंज हो जाएगी, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को रीज़न देने होते हैं, क्योंकि बेसिस फॉर ओपिनियन में तो अल्टीमेटली हमें एम क्या होता है, रीज़न देना कि हम लोग ये ओपिनियन क्यों दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर दो कैटेगरीज हैं, मतलब कि मटीरियल मिसस्टेटमेंट। तो मटीरियल मिसस्टेटमेंट तो इसके लिए क्योंकि डिस्क्लेमर में तो ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिला था, तो उसका रीज़न तो वही दे देंगे, लेकिन बचे हुए जो दो केसेस है क्वालिफाइड और एडवर्स, उसमें किस किस कारण से हम लोग ये क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन देंगे। या तो अमाउंट का केस होगा कि अमाउंट में गड़बड़ है, डिस्क्लोजर का केस होगा, डिस्क्लोजर प्रॉपर नहीं कर रखा, या फिर नॉन डिस्क्लोजर है किसी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन का जो लॉ और रेगुलेशन में रिक्वायर्ड है। ये तो हो गए जब उसको क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन देना है। अब अगर डिस्क्लेमर देना है तो उस केस में वो रीज़न में क्या लिखेगा, रीज़न फॉर इनएबिलिटी टू कलेक्ट द ऑडिट एविडेंस, जैसे कि हो गया लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय द मैनेजमेंट, या फिर एसेस रिस्ट्रिक्शन ऑन द एसेस टू थर्ड पार्टी फॉर कंफर्मेशन। उसके बाद ये तो हो गया हम लोगों का कि बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन का एक पॉइंट तो ये बनेगा। उसके बाद दूसरा, अमेंड द स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू, हम लोगों ने वहाँ ऊपर एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि ऑडिट एविडेंस हैव बीन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर ओपिनियन। अब यहाँ पर वहाँ पर बेसिस फॉर ओपिनियन की जगह आ जाएगा टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन और एडवर्स ओपिनियन। उसके बाद एक और पॉइंट था उसी में ही कि जो है हम लोगों को ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की ऑडिट, मतलब हम लोग रेफरेंस दे रहे थे वहाँ पर कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का रेफरेंस दे रहे थे कि ऑडिटर ने कंप्लाई करा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तो यहाँ पर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जब देंगे तो उस केस में हम लोग उस ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी का पॉइंट इंक्लूड नहीं कर सकते रेफरेंस, क्योंकि यहाँ पर तो उसको ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिले, तो उसने ऑडिट एक तरीके से इनकम्प्लीट ही हो गई, उसके लिए उसने पूरी करी लेकिन एविडेंस नहीं मिले तो वो ओपिनियन नहीं दे पा रहा, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे फुलफिल होंगी। तो इन केस ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, audit report shall not include the reference of section of auditor's report that describes auditor responsibilities। और साथ के साथ ही वो जो एक और रेफरेंस था वहाँ पर कि ऑडिटर हैज़ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेज ऑब्टेन, तो वहाँ पर ये वाला जो रेफरेंस है, मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये भी नहीं दिया जाएगा। तो दो स्टेटमेंट डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के केस में नहीं दिए जाएंगे, एक तो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एंड सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वाला। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं। अब ये तो हम लोगों के हो गए बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन तक के चेंजेस जो कि मॉडिफाइड रिपोर्ट के केस में होंगे। उसके बाद ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन में क्या चेंज हो गए। अब यहाँ पर ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्वालिफाइड और एडवर्स में तो कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन जब अगर ऑडिटर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहा है तो उस केस में ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या लिखा जाएगा, वो वहाँ वाला जो था वो बाकी सब रिपोर्ट्स के लिए सही है, लेकिन डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में वो वाली चीज़ नहीं लिख सकते ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में। उसमें डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन अगर रिपोर्ट इशूड है तो उस केस में ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये वाली जो चीज़ें हैं वो लिखी जाएंगी। दैट इज़ when an auditor disclaims the opinion, the auditor shall amend the description of auditor responsibility so as to include only the following। सबसे पहला स्टेटमेंट एट ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो कंडक्ट करे ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, और साथ के साथ ही वो इशू करे ऑडिट रिपोर्ट। दूसरा स्टेटमेंट क्या कि बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर्स स्टेटेड इन बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन, क्योंकि डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन बेसिस में अपन लोगों ने लिखा था कि ऑडिटर की इनएबिलिटी टू कलेक्ट द ऑडिट एविडेंस, साथ के साथ ही ऑडिटर वॉज नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस सो एज टू प्रोवाइड द बेसिस फॉर ऑडिट ओपिनियन। तीसरा स्टेटमेंट अबाउट द ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस एंड अदर एथिकल रिक्वायरमेंट्स। तो दूसरा पॉइंट में कवर हो गया कि डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन और साथ के साथ ही ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करी उसने। उसके बाद आता है मॉडिफिकेशंस दैट डू नॉट अफेक्ट द ऑडिट ओपिनियन। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने जो पढ़ा था ये तो मॉडिफाइड रिपोर्ट हो गई जो कि मैटर्स दैट डू अफेक्ट द ऑडिट ओपिनियन। अब हम लोग पढ़ेंगे मैटर्स दैट डू नॉट अफेक्ट द ऑडिट ओपिनियन, मतलब कि ऐसे 706 दैट इज एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा एंड अदर मैटर पैरा। नाउ फर्स्टली स्टार्टिंग विद EOM पैरा। तो EOM पैरा में क्या होता है, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा। इसमें जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मान लो कि एंटिटी ने कुछ स्पेसिफिकली डिस्क्लोज करा हुआ है या फिर स्पेसिफिकली किसी चीज़ के लिए स्टेटमेंट दे रखा है, लेकिन ऑडिटर को लगता है कि यूज़र्स के लिए भी ये भी मतलब इन्फॉर्मेशन पे एम्फेसिस करना चाहिए, यूज़र्स को भी उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऑडिटर क्या करेगा, उनके ध्यान लाने के लिए कि मतलब कि उनके ध्यान में लाने के लिए कि इन्फॉर्मेशन सही में बहुत रेलेवेंट है, वो उसकी ऑडिट रिपोर्ट में इस पर एम्फेसाइज करेगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा। तो दैट इज़ अ पैरा
included in the auditor's report that refers to a matter appropriately reflected or disclosed in the financial statements, that in the auditor judgment is of such significance that it is fundamental to the user understanding of the financial statement. मतलब कि जैसे कि लिटिगे मतलब कि कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ है तो उसका केस में नीचे स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करता है मैनेज एंटिटी क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है, लेकिन अब ऊपर रेफरेंस तो कहीं ना कहीं आ रहा होगा, तो उस केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए उस इन्फॉर्मेशन की नीड है, तो ऑडिटर भी क्या करेगा, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अगर और भी कोई है तो उसको भी वो एम्फेसाइज करेगा, तो ये उसकी ईओएम पैरा का पार्ट बनेगा। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स क्या है ईओएम पैरा की, ईओएम पैरा इज नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ द मॉडिफाइड ओपिनियन और की ऑडिट मैटर्स। अभी हम लोगों ने की ऑडिट मैटर्स तो नहीं पढ़े, लेकिन अभी हम लोगों ने मॉडिफाइड ओपिनियन ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, तो ईओएम पैरा एक तरीके से सब्सटीट्यूट नहीं हुआ मॉडिफाइड ओपिनियन तो अलग ही चीज़ है, ईओएम पैरा तो केवल एम्फेसाइज करने वाली चीज़ है कि इस इन्फॉर्मेशन पे यूजर्स को एम्फेसाइज करना है, तो इसलिए वो इसको ईओएम पैरा में डाल देगा इन्फॉर्मेशन को। और पैरा रिलेटिंग टू द मटीरियल अनसर्टेनिटी विद रिस्पेक्ट टू गोइंग कंसर्न, ये इसका भी सब्सटीट्यूट नहीं है, क्योंकि गोइंग कंसर्न के चीज़ पैरा जो होता है वो ये बताता है कि एंटिटी का गोइंग कंसर्न है कि नहीं है, मतलब कि एंटिटी गोइंग कंसर्न है कि नहीं है सुटेबल उसके लिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है ईओएम पैरा शुड बी इंक्लूडेड विद इन अ सेपरेट सेक्शन टाइटल्ड एज एम्फेसिस ऑफ पैरा, एम्फेसिस ऑफ मैटर, मतलब इसके लिए अलग से सेक्शन होना चाहिए ईओएम पैरा के लिए। उसके बाद तीसरा आता है ईओएम पैरा शुड रेफर ओनली टू दैट इन्फॉर्मेशन विच इज एप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ईओएम में वही इन्फॉर्मेशन आएगी जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी एप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज है, क्योंकि वही इन्फॉर्मेशन को ऑडिटर को लगता है वही तो बता रहा है वो यूजर्स को भी, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो इन्फॉर्मेशन अलग से डिस्क्लोज होनी चाहिए। उसके बाद आता है इट मस्ट बी इंडिकेटेड दैट द ऑडिटर्स ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर, मतलब कि ये क्लियरली ऑडिटर को इंडिकेट करना पड़ेगा कि ये जो एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा में इन्फॉर्मेशन कंटेंट है इसके कारण उसका ऑडिटर ओपिनियन जो है वो मॉडिफाई नहीं हो रहा, क्योंकि ये ईओएम पैरा जो इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब कि ईओएम पैरा जो होता है अगर ऑडिटर ईओएम ऑडिट रिपोर्ट इशू करता है तो उस केस में उसकी जो ओपिनियन होता है वो अनमॉडिफाइड ही रहता है। उसके बाद ईओएम पैरा शुड बी इंक्लूडेड इन ऑडिटर रिपोर्ट इमीडिएटली फॉलोइंग द बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन, जो फोर्थ पॉइंट में बेसिस फॉर ओपिनियन आता है, जिसके बाद 5 पॉइंट में अपन लोगों ने गोइंग कंसर्न पढ़ा था, तो फोर्थ पॉइंट में जो बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन आता है उसके बाद ही ये ईओएम पैरा वाला पॉइंट डल जाएगा, मतलब हेड वो वाला आ जाएगा पहले। उसके बाद किन किन केसेस में ईओएम पैरा कैन बी इशूड, ऐसे 706 की गाइडलाइंस हैं कि इन केसेस में तो ईओएम पैरा ऑडिटर को इशू करना ही पड़ेगा। तो जैसे कि अनसर्टेन सिचुएशंस एज टू द फ्यूचर आउटकम ऑफ एक्सेप्शनल लिटिगेशन, कोई लिटिगेशन कर रहे हैं एंटिटी के जो कि मतलब कि बहुत अगर मतलब उसमें केस हार गया एंटिटी तो उस केस में एंटिटी का गोइंग कंसर्न भी अफेक्ट होता है, तो ये एम्फेसिस और मतलब कि ध्यान देने वाली बात है, तो इसको वो ईओएम पैरा में डाल देगा। उसके बाद अगला केस आता है कि कोई सब्सिक्वेंट इवेंट है जो कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, उस केस में भी वो उसको हाईलाइट करेगा। तीसरा आता है कि अगर अर्ली एप्लीकेशन हो रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का इन एडवांस ऑफ देयर इफेक्टिव डेट, जैसे कि इन डेज की कोई डेट थी कि इस तारीख से स्टार्ट होनी चाहिए लेकिन एंटिटी ने उससे पहले से ही स्टार्ट कर दिया, तो ये भी ध्यान देने वाली बात है, इसलिए इसको भी वो ईओएम में डालेगा। उसके बाद चौथा आता है अकरेंस ऑफ मेजर कैटास्ट्रॉफ डेट में हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द एंटिटीज फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, कोई अर्थक्वेक वगैरह आ गया जिससे कि एंटिटी का पूरा बिजनेस जो है वो बंद होने के कगार पे आ गया, लेकिन ये फाइनेंशियली एंड के बाद की बात थी, लेकिन फ़र्क तो अभी भी पड़ेगा, मतलब यूजर्स को पता होना चाहिए, तो इसलिए उसको भी वो ईओएम पैरा में डाल देगा। उसके बाद अदर मैटर पैरा आता है, अभी तो हम लोगों ने ईओएम मैटर पैरा पढ़ा जिसमें कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज है उसी को वो ऑडिटर अलग से हाईलाइट करेगा। अदर मैटर पैरा में क्या होता है कि अ मैटर अदर देन दोज प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लेकिन ऑडिटर उसको अदर मैटर पैरा में डालेगा क्योंकि वो उसकी जो ऑडिट रिपोर्ट इशू कर रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करे ऑडिटर। जैसे कि a para included in the auditor's report that refers to a matter other than those presented or disclosed in the financial statements that in the auditor judgment, मतलब ऑडिटर को लगता है is relevant for user understanding of the audit report और auditor responsibility, मतलब ऑडिट रिपोर्ट को समझने के लिए वो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, तो उसको वो अदर मैटर पैरा में डाल देगा। अब रिक्वायरमेंट्स क्या है अदर मैटर पैरा की, सबसे पहली है कि अदर मैटर पैरा जो है वो सब्सटीट्यूट नहीं है की ऑडिट मैटर्स का, ठीक है, मतलब कि ईओएम पैरा भी और अदर मैटर पैरा भी दोनों ही किसी चीज़ के सब्सटीट्यूट नहीं है, ये केवल किसी इन्फॉर्मेशन को इन्फेसाइज करने के लिए ही डाले जाते हैं। उसके बाद दूसरा है अदर मैटर पैरा शुड बी इंक्लूडेड इन द ऑडिट रिपोर्ट इन अ सेपरेट सेक्शन, जैसे कि ईओएम पैरा के अलग से सेपरेट सेक्शन था ईओएम पैरा, वैसे ही यहाँ पर आएगा सेपरेट सेक्शन होगा फॉर अदर मैटर पैरा।
उसके बाद अदर मैटर पैरा शुड बी प्लेस्ड इन ऑडिट रिपोर्ट इमीडिएटली आफ्टर द की ऑडिट मैटर पैरा। जो हम लोगों ने पॉइंट 700 की जब ऑडिट रिपोर्ट पढ़ रहे थे उसमें देखा था की ऑडिट मैटर पैरा एक हेड आया था, उसके बाद जस्ट अदर मैटर पैरा प्लेस करेंगे। और ईओएम पैरा कहाँ प्लेस करेंगे? प्लेस बेसिस ऑफ ओपिनियन सेक्शन के जस्ट बाद। उसके बाद इफ़ अदर मैटर पैरा इज रिलेटेड विद अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, तो उसको प्लेस करेंगे हम लोग रिपोर्टिंग ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट सेक्शन में, जो हम लोगों ने अभी लास्ट में पढ़ा था कि रिपोर्टिंग ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में जैसे कारों की रिपोर्टिंग जहाँ आती है, तो वहाँ पर ही अगर ये अदर लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड अदर मैटर पैरा, तो उसको वहाँ प्लेस करेंगे। उसके बाद अदर मैटर पैरा इज इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट इन केस ऑफ रिलायंस प्लेस्ड ऑन, मतलब ये नॉर्मल केसेस जहाँ पर अदर मैटर पैरा डाला जाता है यूजुअली, वो क्या अगर जैसे ब्रांच ऑडिटर रिपोर्ट है, मतलब ब्रांच की भी ऑडिट हुई है, कोई दूसरा ऑडिटर ने करा तो उसकी जो ऑडिट रिपोर्ट है उसका रेफरेंस देना हो तो अदर मैटर पैरा में आ जाएगा। ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑफ सब्सिडियरी और एसोसिएट कंपनी एंटिटी की बहुत सारी सब्सिडियरी और एसोसिएट्स हैं, उनकी भी ऑडिट हुई होगी, उनकी ऑडिट रिपोर्ट है उसका रेफरेंस देना हो। प्रेडेसेसर ऑडिटर्स रिपोर्ट, जो पुराने साल में ऑडिटर था वो कोई और था, अभी जो है तो करंट वाला उसका रेफरेंस देगा कि पुराने साल की ऑडिट किसी और ने करी थी, उसका भी रेफरेंस देगा तो अदर मैटर पैरा में। उसके बाद अगर प्रीवियस ईयर की ऑडिट नहीं हुई है तो ओपनिंग बैलेंस वाला मतलब कि अगर प्रीवियस ईयर की ऑडिट नहीं हुई है तो ओपनिंग बैलेंसेस को कैसे वेरीफाई करा होगा, तो उसका भी रेफरेंस देगा कि ओपनिंग बैलेंसेस जो हैं वो पुराने साल की ऑडिट रिपोर्ट अनऑडिटेड थी, तो इसलिए ओपनिंग बैलेंसेस को ऑडिटर ने वेरीफाई करा है बस। उसके बाद होल्डिंग सब्सिडरी का अगर कंसोलिडेशन है तो उसके रिलेटेड भी देगा, क्योंकि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं फिर उनकी भी उसको चेकिंग करनी पड़ती है। तो ये था अदर मैटर पैरा एंड ईओएम पैरा। अब हम लोग बचा हुआ टॉपिक अगले क्लास में देखेंगे। Hope you are liking the video. Subscribe the channel and press the bell icon so as to receive the notifications of our new videos, and share these videos with your friends too. This was class number 9 of our video series. Study hard and make your parents feel proud. Jai Jinendra.